सब जान कर भी अनजान हो मेरे अवध, सब जान कर भी अनजान हो मेरे अवध, एक छोटे बच्चे सा परेशान है मेरा अवध। सब जान कर भी अनजान है मेरा अवध, एक छोटे बच्चे सा परेशान है मेरा अवध। कभी सुनना अकेले में जब होता है अवध, कभी सुनना अकेले में जब होता है अवध, हमने सुना है रात को 2 बजे रोता है अवध। हमने सुना है रात को 2 बजे रोता है अवध। कभी जलता कभी बुझता तो कभी सुलगता है अवध, कभी जलता कभी बुझता तो कभी सुलझता है अवध। माँ मैं आ रहा हूँ मुझे अब चुभता है अवध, माँ मैं आ रहा हूँ मुझे अब चुभता है अवध। कहीं ख्वाब तो कहीं पेट की आग है अवध, कहीं ख्वाब तो कहीं पेट की आग है मेरा अवध। रह रह के मेरे सीने में जो उठ रहा वो दर्द है अवध। बता मेरा राम मेरे साकेत में कहाँ है मेरा अवध, बता मेरा राम मेरे साकेत में कहाँ है मेरा अवध। एक मुद्दतों के बाद अक्सों में बह जाओगे तुम अवध, एक मुद्दतों के बाद अक्सों में तुम बह जाओगे अवध। मैं चला जाऊंगा और तुम यहीं रह जाओगे अवध, मैं चला जाऊंगा और तुम यहीं रह जाओगे अवध। फिर चैत माह शुक्ल पक्ष तिथ नवमी आएंगे मेरे राम, फिर खिल उठेगा मेरा अवध, फिर खिल उठेगा मेरा अवध। अवधवासियों आपका स्वागत है, स्वागत है। जीडी के मॉडल पेपर कर रहे हैं हम लोग। अब जीडी के लगभग 14 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं और ये है आज आपके सामने। दोस्त जैसे भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है दोस्त, याद रखना जो भी बच्चे आप अपना घर छोड़कर यदि अवध में आए हो, सही समय पर दोस्त मेहनत कर लेना, सही समय पर अपने लक्ष्य अपने चाह को पहचान लेना, वरना दोस्त ये रह रह के आग उठेगा दिल में और आप इसे बुझा नहीं पाओगे, बुझा नहीं पाओगे दोस्त। जीवन गांव में है मित्र, आपके अपने वहीं पर हैं, उनके सपनों के लिए दोस्त मेहनत कर कर यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जाओ और अपनों का सपना सजाओ। ठीक है दोस्त, पेपर है, अपनी जान लगा दो। ये मान लो कि यही आपका अंतिम है, ये सोच लो कि बस आप अपने अंतिम जीवन पर खड़े हैं, अब आप इससे बेहतर और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं आएगा दोस्त। पूरी जीवन लगाकर, पूरी ताकत लगाकर दोस्त पेपर दो आप जीडी का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपका सवाल फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस संधि के तहत, किसी संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। तो दोस्त प्रथम विश्व युद्ध चलेगा 28 जुलाई, ध्यान देना 28 जुलाई 1914 से शुरू होगा प्रथम विश्व युद्ध मित्र, और ये चलेगा 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र आपको क्या बातें याद रखनी है, 2 चीजें। जब हम लोग इतिहास का जिक्र करेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में आपके पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी का जिक्र नहीं है, इसलिए हम बहुत बड़ी मात्रा में इसका एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ये जो था ये था बेटा मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के बीच मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। मित्र और धुरी राष्ट्रों के बीच ये हुआ था। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे आपको याद रखना है। यूएसए मित्र राष्ट्रों में था, रूस मित्र राष्ट्रों में था, फ्रांस मित्र राष्ट्रों में था और इसके अलावा ब्रिटेन। आपको याद रखना है मित्र, ब्रिटेन भी किस में था, ब्रिटेन भी मित्र राष्ट्रों में था। धुरी राष्ट्रों में अगर आप धुरी राष्ट्रों की बात करें तो धुरी राष्ट्रों में सबसे अहम जिसके कारण ये सब हुआ वो था जर्मनी। वो कौन था, जर्मनी था। वो कौन था, जर्मनी, जर्मनी था। जर्मनी के अलावा बेटा कौन था, हंगरी था, हंगरी था। और हंगरी के अलावा कुछ राज्य आपको और याद रखना है, ऑस्ट्रिया था। हंगरी के अलावा ऑस्ट्रिया था। ये क्या थे, ये धुरी राष्ट्र थे। कारण बहुत सारे थे दोस्त मित्र।
कारण बहुत सारे थे। उस कारण का जिक्र हम लोग जब इतिहास का जिक्र करेंगे तो वहां करेंगे। कारण बहुत सारे थे, जैसे कारणों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कौन कितना कर ले, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब जानते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर बवाल होना तय रहता है, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के नाम पर सैन्य कारण भी बहुत सारे थे, सैन्य कारणों में भी बहुत सारे कारणें थी। ये जो था ये प्रथम विश्व युद्ध था। ध्यान देना मित्र, इसी प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने एक काम किया था दोस्त। गांधी जी ने ब्रिटेन का सहायता किया था, ब्रिटेन का सहायता किया था, और इसी के लिए उन्हें अंग्रेजों ने एक दिया था उपाधि, केसरे ए हिंद की उपाधि दिया था। केसरे ए हिंद की क्या दिया था, उपाधि दिया था। दोस्त किस युद्ध किस संध के तहत समाप्त होगा, तो ये संध होगा 1919 में। ये संध होगा दोस्त 1919 में। ये संध होगा 1919 में। ये संध होगा वर्षाई की संध होगा, और वर्षाई की संध के तहत दोस्त, इसी संध के तहत फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसी संध के तहत मित्र आपको एक बात और याद रखना है, जो तुर्की का खलीफा था, जो तुर्की के खलीफा के पद को, तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। और दोस्त क्या काम किया जाएगा जब तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा मित्र, तो होगा क्या, होगा दोस्त एक बात, क्या होगा, भारत में बेटा, भारत में अली बंधु क्या काम करेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, महात्मा गांधी जी करेंगे। कौन करेंगे, महात्मा गांधी जी करेंगे दोस्त। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपको याद रखना है। यही से थोड़ी सी बात आपको और याद रख लेना है दोस्त, क्या, सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चलेगा, तो सेकंड वर्ल्ड वार दोस्त चलेगा 1939 से 1944 तक चलेगा। 1945 में एक संध हो जाएगा। ध्यान देना दोस्त, 24 अक्टूबर को योनो का गठन हो जाएगा। इस दौरान दोस्त भारत में वायसराय कौन थे, याद रखना, इस दौरान भारत में वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिन लिथागो इस दौरान भारत के क्या थे, वायसराय थे। इसी संध में, इसी के तहत बेटा, इसी द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस से एक समझौता किया था 8 अगस्त 1940 को, जिसे आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से, जिसे आप जानते हैं किस नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से। आप इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कह रहा बाबर, तुजुक ए बाबरी को अपने संस्करण किस भाषा में लिखा था बेटा, तो ध्यान देना, बाबर ने बेटा ये क्या है, तो ये सही मायने में कुछ ऐसे होना चाहिए, तुजुक ए बाबरी होना चाहिए। तुजुक ए बाबरी बेटा ये क्या है, ये बाबर की आत्मकथा है मित्र, ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। ये किस भाषा में लिखा था मित्र, तो ये किस भाषा में लिखा था, ये लिखा था तुर्की भाषा में। याद रखना तुर्की बेटा, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा जगताई भाषा भी आपको लिखा हुआ कहीं मिल सकता है, क्योंकि बाबर एक जगताई तुर्क माना जाता है। तो ये जगताई तुर्क या तुर्की भाषा में लिखा था। इसका बेटा फारसी अनुवाद बैरम खां का बेटा रहेगा। फारसी अनुवाद, इस बाबरनामा का फारसी अनुवाद कौन करेंगे, तो फारसी अनुवाद करेंगे अब्दुल रहीम खाना। कौन, अब्दुल रहीम खाने
खाना करेंगे। और जिसी फारसी अनुवाद को आप जानेंगे किस नाम से, बाबर नामा के नाम से। इसी फारसी अनुवाद को मित्र किस नाम से जानेंगे आप, बाबर नामा के नाम से जानेंगे। इसी फारसी अनुवाद को मित्र आप बाबर नामा के नाम से जाने जाएंगे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वेवरिज, इन्होंने इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया है दोस्त। तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किया है। वेवरिज करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिन्होंने इसका बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। मित्र आपको बाबर के बारे में दोस्त एक बात और याद रखना है, मुगल साम्राज्य में मित्र, मुगल साम्राज्य में केवल दो शासक हैं, केवल दो शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखा है। तो एक तो आप जान रहे हैं मित्र कौन, बाबर। एक याद रखिएगा बाबू, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीर, ये लिखा था किसने, जहांगीर ने लिखा था। और ये जहांगीर ने लिखा था बच्चे किस भाषा में, फारसी भाषा में। ये किस भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखा था, तुजुक ए जहांगीर। बेटा बाबरनामा जो है याद कर लेना दोस्त, बाबरनामा इस्लाम जगत की पहली आत्मकथा मानी जाती है बाबरनामा को। आइए दोस्त बाबर के बारे में अगर आप कुछ थोड़ा और जानना चाहते हैं मित्र, तो बाबर के बारे में आप थोड़ी बात और जान लीजिए। बाबर 1526 में भारत पर आक्रमण करेगा और 1526 में क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा दोस्त। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, किसके बीच होगा, तो बेटा दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश लोदी वंश और उसका अंतिम शासक कौन, इब्राहिम लोदी। तो ये होगा इब्राहिम लोदी। और किसके बीच होगा, बाबर के बीच होगा। और किसके बीच होगा मित्र, बाबर के बीच होगा। ध्यान देना बाबर ने बेटा इसी में उस्मानी पद्धत या फिर रूमी पद्धत, उस्मानी या रूमी पद्धत तोपों को सजाने के लिए प्रयोग किया था। बेटा तोपों को सजाने के लिए जो प्रयोग किया था वो उस्मानी पद्धत, और जो सेना सजाया था वो था तुगलमा पद्धत। कौन सा युद्ध नीति, तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस युद्ध में बाबर ने उस्मानिया पद्धत और तुगलमा पद्धत युद्ध नीति अपनाया था। उस्मानिया पद्धत और तुगलमा पद्धत युद्ध नीति अपनाया था किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और मित्र इसी में क्या काम करेंगे, इब्राहिम लोदी को क्या करेगा बाबर, पराजित कर देगा। और 1526 में भारत में शुरू होगा क्या, मुगलों का शासन। इतिहास पढ़ाते वक्त बेटा आपको पूरा बताऊंगा बाबर के बारे में। बाबर मात्र पक्ष की ओर से बेटा चंगेज का वंशज था और पिता पक्ष की ओर से तैमूर का वंशज था। जब समरकंद का जब विघटन होगा तो ये व्यक्ति जो बाबर की दादी रहेंगी दौलत बेग, उनका बेटा उमर शेख मिर्जा और उनका बेटा कौन है, बाबर है। ठीक है बेटा, आगे देखिए बाबर की अगर कुछ युद्ध की बात करें तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध बेटा क्या होगा 1527 में, जिसका नाम होगा खानवा का युद्ध। क्या होगा दोस्त, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध होगा राजपूतों के बीच, किससे, राणा सांगा। किसके बीच, राणा सांगा। और किसके बीच, बाबर के बीच होगा। ध्यान देना मित्र, इसी युद्ध में बाबर हारते हारते बचेगा तो क्या काम करेगा, अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए इसी युद्ध में दोस्त बाबर क्या काम करेगा, जिहाद का नारा देगा। जिहाद का नारा देगा। और अपने सैनिकों पर जो तगमा कर था, सैनिकों पर जो उसके तगमा कर था उसे समाप्त कर देगा। तगमा कर को समाप्त कर देगा। ये सैनिकों पर लगा था तगमा कर, जिसे क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। लोग कहते हैं बाबर वक्ता बहुत अच्छा था और जिहाद का नारा दिया और हारा यह हुआ युद्ध बाबर के सैनिकों ने जीत लिया। दोस्त पानीपत के युद्ध में आपको एक बात और याद रखना है दोस्त, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसी युद्ध में विजय के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक सिक्का दिया था और वहीं पर
कलंदर की उपाधि धारण किया था। याद कर लेना दोस्त, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में कलंदर की उपाधि दिया था। और खानवा के युद्ध में दोस्त, खानवा के युद्ध में बाबर जब विजय प्राप्त करेगा तो इसी युद्ध में क्या काम करेगा, यहीं पर दोस्त गाजी, यही सॉरी गांधी लिख कर आ गया, इनका नाम नहीं, क्या ध्यान, यहीं पर दोस्त गाजी, यहीं पर गाजी की उपाधि धारण करेगा, गाजी की उपाधि धारण करेगा। काफिरों का घातिर कहलाता है क्या, गाजी। इसी युद्ध में दोस्त बाबर क्या करेगा, गाजी की उपाधि धारण करेगा। इसके बाद एक युद्ध होगा मित्र, और उस युद्ध होगा, वो जो युद्ध होगा 1528 में होगा, जो कहलाएगा चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कन्नौज के राजा मेदनी राय, मेदनी राय के बीच होगा, और बच्चा किसके बीच, बाबर के बीच होगा। और इसी युद्ध में बाबर मेदनी राय को क्या कर देगा, पराजित कर देगा। अगला युद्ध कब होगा दोस्त, अगला युद्ध होगा 1529 में, जो कहलाएगा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कहलाएगा दोस्त। और ये घाघरा का युद्ध संयुक्त अफगान सेना लड़ेगी, संयुक्त अफगान सेना लड़ेगी। और एक तरफ कौन लड़ेगा, बाबर लड़ेगा, बाबर लड़ेगा। मध्यकाल इतिहास का प्रथम युद्ध है दोस्त, मध्यकाल इतिहास का प्रथम युद्ध है दोस्त, जो जल और थल, जल और थल दोनों में लड़ा जाएगा, जल और थल दोनों में लड़ा जाएगा। और 1530 में बाबर का क्या हो जाएगा दोस्त, निधन हो जाएगा। 1530 में बाबर क्या होगा, मर जाएगा। बाबर के बाद हुमायूं आएंगे, इतिहास पढ़ते वक्त उसका जिक्र हम लोग करेंगे। आपको याद रखना है, जो बाबर का जिक्र आया था उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मित्र। आगे सुने, कह रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर ए दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था। बेटा याद रखिएगा, गवर्नर जनरल इससे पहले वाले जो सेट में आया था उसमें लगभग सारे गवर्नर जनरल को मैंने बता दिया था। आप रिपीट ना हो तो आप पीछे वाली क्लास देखिएगा, इसे जो पहले वाली क्लास है उसको देख लीजिएगा। बताता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। 1732 में, ठीक से ध्यान सुनना, 1773 में दोस्त एक एक्ट आएगा जो होगा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्त क्या काम किया जाएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। और इसी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन बनेगा मित्र, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और यही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल में एक स्थापना करेंगे, सदर ए दीवानी अदालत की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। याद रखना बेटा इन्होंने किया कैसे, तो एक बात याद रखिएगा, एक युद्ध होगा दोस्त 1764 में, जो क्या आप जानते हैं, बक्सर के युद्ध के नाम से। और बक्सर के युद्ध का डिटेल मैं पहले कर चुका हूं, तो थोड़ी बात आपको यहां और बताते हैं दोस्त। बक्सर का युद्ध होगा, आप सब जानते हैं किसके बीच, नवाब के बीच। कौन कौन नवाब होंगे, तो आप नवाबों को जानते हैं बेटा, कौन कौन नवाब होंगे। नवाब होंगे कौन, बंगाल के नवाब होंगे मीर कासिम, इनका नाम आप जानते हैं। बंगाल के नवाब कौन होंगे, मीर कासिम। अवध के नवाब कौन होंगे, सुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन होंगे, सुजाउद्दौला। और दिल्ली के बादशाह होंगे शाह आलम द्वितीय, क्या होंगे। और इधर कौन होगा, हेक्टर मुनरो, क्या होगा, हेक्टर मुनरो। और इसी युद्ध में बेटा ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पराजित। इस युद्ध को माना जाता है निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है मित्र, इस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। और इसी युद्ध के बाद दोस्त 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि होगा। और इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत बंगाल की जो दीवानी व्यवस्था है, बंगाल की दीवानी व्यवस्था किसके अधीन हो जाएगी, कंपनी के अधीन हो जाएगी,
कंपनी के अधीन हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसके बाद जब 1765 से यहीं पर जब बंगाल में द्वैध शासन लग जाएगा, बंगाल में द्वैध शासन लग जाएगा, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो जाएगा मित्र, तो यही द्वैध शासन के कारण लूट चालू होगा और इतना लूट होगा कि कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। और जब कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा तो 1773 का क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। क्या आएगा मित्र, रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर वारेंग हेस्टिंग बंगाल का क्या बन जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा और यही स्थापना करेगा, सदर ए दीवान अदालत की क्या करेगा, स्थापना करेगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। थोड़ा सा इतिहास जानते हैं बेटा। बेटा जब 1303 और 1305 में राजस्थान वाले एरिया में अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करेगा और बेटा जब राणा रतन सिंह को हराएगा तो वहाँ के जो जगीरदार वगैरह थे वो भाग जाएंगे और वो भागकर एक व्यक्ति भागकर आकर बसेगा, व्यक्ति जिनका नाम बेटा क्या है, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह बेटा, कौन, सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह मित्र, सज्जन सिंह मित्र ये किस वंश के थे, तो ये थे सिसोदिया, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के राजपूत थे, के राजपूत थे। जिस वंश के आपके महाराणा प्रताप थे, सिसोदिया वंश के राजपुत्र थे। ये भागकर चले आएंगे मित्र, कहां पर, ये महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, ये भागकर महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। और इन्हीं की पांचवी पीढ़ी में, इन्हीं की पांचवी पीढ़ी में, इनके पांचवी पीढ़ी में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा उग्रसेन, उग्रसेन। और उग्रसेन के दोस्त दो बेटे पैदा होंगे, उग्रसेन के दो बेटे पैदा होंगे, सॉरी उग्रसेन के एक बेटा पैदा होगा, जिन उग्रसेन के दो बेटे पैदा होंगे। एक का नाम होगा कर्ण सिंह, एक का नाम होगा कर्ण सिंह और एक का नाम होगा शुभकर्ण सिंह, शुभकर्ण सिंह। और यही शुभकर्ण सिंह के वंशज कहलाएंगे भोसले, शुभकर्ण सिंह के वंशज भोसले कहलाएंगे मित्र, शुभकर्ण सिंह के वंशज भोसले कहलाएंगे। और दोस्त इन्हीं के एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम पड़ेगा बालाजी भोसले। क्या पड़ेगा दोस्त, बालाजी भोसले। और ये बालाजी भोसले के दो बेटे पैदा होंगे मित्र, एक का नाम होगा बीठो जी, एक का नाम होगा बीठो जी और एक का नाम होगा मालो जी, मालो जी, बीठो जी और मालो जी। और बेटा ये जो बीठो जी और मालो जी हैं एक व्यक्ति के अंगरक्षक बन जाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो ले लीजिएगा, वरना सुन लीजिए आप अपने एग्जाम के लिए बेटा केवल बस। ये जो बीठो जी और मालो जी हैं, बीठो जी, बीठो जी और मालो जी जो हैं, मालो जी ये अंगरक्षक बन जाएंगे, अंगरक्षक बन जाएंगे किसके, लघु जी जाधव के, लघु जी जाधव, लघु जी जाधव के अंगरक्षक बन जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद बीठो जी छोड़कर चले जाएंगे, मालो जी वहीं रह जाएंगे। तो मालो जी को एक बेटा पैदा होगा शाह जी और लघु जी जाधव की एक बिटिया पैदा होगी जिसका नाम होगा जीजा बाई, जीजा बाई। अब ये दोनों साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, फिर दोनों विवाह कर लेंगे। और इन्हीं दोनों के विवाह से दोस्त कहीं कहीं लिखा मिलेगा 19 फरवरी, कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी देवी के किले में, शिवनेरी देवी के किले में एक व्यक्ति पैदा होंगे जिनका नाम क्या होगा, शिवाजी, जिनका नाम क्या होगा, शिवाजी। ध्यान दीजिए मित्र, शिवाजी माता पक्ष की ओर से जाधव वंश के हैं और पिता पक्ष की ओर से भोसले वंश के हैं। और इनके पूर्वज किस वंश के थे, सिसोदिया वंश के थे। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और बताते हैं दोस्त। शिवाजी 1643 में महादेव के मंदिर में, 1643 में ये डाटा याद रख लेना दोस्त, कहीं कहीं 1645 लिखा मिल सकता है आपको। महादेव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में किसको, रामदास, ये शिवाजी के बेटा आध्यात्मिक गुरु थे, रामदास को साक्षी मानकर, रामदास को साक्षी मानकर क्या ले लेंगे, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का कसम, हिंदू राष्ट्र
की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का कसम ले लेंगे दोस्त। और फिर क्या काम करेंगे, 1645 में पहला अभियान, प्रथम अभियान करेंगे दोस्त, प्रथम अभियान करेंगे बीजापुर में। याद रख लेना दोस्त, बीजापुर में। और यहाँ पर जो प्रथम विजय होगी शिवाजी की, ये होगी बेटा तोरण का किला, तोरण का किला। ये शिवाजी का प्रथम विजय है, ये शिवाजी का प्रथम विजय है मित्र। इसके बाद याद रखना 1655 में शिवाजी का पहली बार सामना, पहली बार मुगलों से सामना होगा। और बेटा 1659 में याद कर लेना, सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। 1659 में एक व्यक्ति के साथ जब मुगलों से सामना होगा तो 1659 में एक व्यक्ति होगा अफजल खां। स्टंटिंग स्टोरी है, बहुत प्यारा स्टोरी है, इतिहास पढ़ाते हुए बताऊंगा बेटा। अफजल खां से संघर्ष होगा और अफजल खां को शिवाजी पराजित कर देंगे। शिवाजी अफजल खां की क्या कर देंगे, अफजल खां की हत्या कर देंगे। इसके बाद बेटा 1660 में एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा शाइस्ता खां। ये बेटा औरंगजेब के मामा थे, इतिहास पढ़ाते हुए बताऊंगा। इनके सूते में घुसकर इनकी गला काट लेंगे और औरंगजेब को भेज देंगे, इनके बेटे की उंगलियां काट लेंगे। कौन, शिवाजी, इनके सूता में घुसकर। कब बेटा, 1663 में इनकी हत्या कर देंगे। कौन, शिवाजी। किसकी, शाइस्ता खां की। और बेटा फिर क्या काम करेंगे, 1664 में सूरत की प्रथम लूट 1664 में होगी। इसी में बेटा 1 करोड़ रुपए शिवाजी को मिलेगा। सूरत की प्रथम लूट में शिवाजी को मित्र 1 करोड़ रुपए मिलेगा। इसके बाद याद रखना दोस्त क्या काम होगा, इसके बाद बेटा 1665 में पुरंदर की संधि हो जाएगी। पुरंदर की संधि हो जाएगी। किसके बीच बेटा, जय सिंह। थोड़ा सा समय कम है इसलिए थोड़ा स्टोरी बात कम बता रहा हूँ। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हो जाएगी। और इसी संधि में बेटा तय किया जाएगा कि शिवाजी अपने 33 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर देंगे। शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और शिवाजी का बेटा संभाजी औरंगजेब के दरबार में 5000 की मनसबदारी पर सेवा करेगा। 5000 की मनसबदारी पर क्या करेगा, सेवा करेगा। लेकिन बेटा जब शिवाजी वहां पहुंचेंगे आगरा के दरबार में तो शिवाजी को धोखे से कैद कर लिया जाएगा। जयपुरी महल में शिवाजी कैद हो जाएंगे। शिवाजी क्या हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। लेकिन बेटा जयपुरी महल से फरार हो जाएंगे शिवाजी जयपुरी महल से जब फरार हो जाएंगे तो जयपुरी महल से मित्र फरार होकर शिवाजी क्या काम करेंगे, 1670 में सूरत की दूसरी लूट होगी। और इसी लूट में मित्र याद रख लेना शिवाजी को 75 लाख रुपया मिलेगा तथा एक सोने की पालकी मिलेगा। और यही पालकी औरंगजेब को भेंट करेंगे। एक सोने की पालकी मिलेगा जिसे औरंगजेब को क्या करेंगे, भेंट। औरंगजेब को क्या करेंगे, इसे को भेंट करेंगे। औरंगजेब को भेंट करेंगे। कौन, शिवाजी। ध्यान देना मित्र। इसके बाद क्या काम करेंगे, 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी बनारस के प्रसिद्ध पंडित रहेंगे एक, जिस पंडित का नाम है बेटा विश्वेश्वर नाथ या फिर गंगा भट्ट से क्या कराएंगे, राज्य अभिषेक। यही कराएंगे क्या, राज्य अभिषेक। यही होगा शिवाजी का क्या, राज्य अभिषेक। 1667 में बेटा कर्नाटक अभियान होगा। कर्नाटक
कर्नाटक अभियान, और ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। ये अंतिम अभियान था और इस अभियान में जीतेंगे जिंजी का किला। जिंजी का किला ये शिवाजी का अंतिम विजय था। और बेटा 1680 में मस्तिष्क ज्वार के कारण शिवाजी का क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। पूरी शिवाजी का इतिहास आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो बेटा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली बात जान लीजिए वर्तमान में भाषाएं, वर्तमान में अनुसूची है कितना, वर्तमान में अनुसूची कितना है, तो वर्तमान में कितना है 12। लेकिन सॉरी, और बेटा मूल संविधान में कितना था, मूल संविधान में 8 था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी बेटा। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं, 22 भाषाएं। लेकिन बेटा 22 भाषाओं में मूल संविधान में कितनी भाषा था, तो मूल संविधान में मित्र, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। सबसे नवीनतम भाषा कौन सा है, सबसे नवीनतम भाषा मित्र, सबसे नवीनतम भाषा बोडो, सबसे नवीनतम भाषा है दोस्त बोडो। सबसे नवीनतम भाषाओं में है बोडो। इसके अलावा संथैली, बोडो, संथैली और बेटा बोडो, संथैली, डोगरी ये भाषाएं, डोगरी, बोडो, संथैली, डोगरी ये जोड़ा गया है सन 2004 में। ये सबसे नवीनतम भाषाएं हैं, ये सबसे नवीनतम भाषा है, ये सबसे क्या है, नवीनतम भाषा है। अगर आप अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में रट्टा मान लीजिए दोस्त, पहली अनुसूची में क्या लिखा है, पहली अनुसूची में क्या लिखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। सारी अनुसूचियां मैंने इससे पहले वाले क्लास में बेटा बताया था, तो यहाँ थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है। आगे देखिए, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। ध्यान देना बेटा, 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 163 में क्या मिलेगा आपको कि राज्यपाल अपने सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा मित्र, राज्यपाल करेगा। जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया सीएम होगा। तथा बेटा अनुच्छेद 64 में क्या है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाएगा, तो बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाएगा, सीएम नियुक्त करेगा। और सीएम की सलाह पर दोस्त क्या काम करेगा, अन्य मंत्रियों की मित्र क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक से देखना बेटा, ये जो अनुच्छेद 167 है यही सीएम का दायित्व तय करता है, और अनुच्छेद 78 बेटा पीएम का दायित्व तय करता है। याद कर लेना, अनुच्छेद 78 क्या है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से संघ की कार्यपालिका विधायिका संबंधी जानकारी मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को दे। बिल्कुल वही बात अनुच्छेद 67 में है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्त सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, ठीक से सुनना। ये है दोस्त गुजरात, सबसे लंबा है ये, सबसे लंबा। सबसे छोटा कौन सा है दोस्त, गोवा, सबसे छोटा गोवा। दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, तो आपको बताना है क्या, आंध्र प्रदेश। ये दूसरा सबसे लंबा है। अगर आपसे पूछे यूटी में, तो यूटी में सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। यूटी में सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप है। तथा सबसे बड़ा क्या है, अंडमान निकोबार। यूटी में सबसे बड़ा क्या है, अंडमान निकोबार। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है दोस्त, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है गुजरात। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल। आगे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है, तो लेटराइट मिट्टी उपयोगी होता है चाय और कहवा के लिए। चाय और कहवा के लिए कहाँ पाया जाता है, पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है। ये पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी बेटा। आगे साथ सुने, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा
कौन सी मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? नवीन जलोढ़ जिसे आप खादर कहते हैं, एक नवीन जलोढ़ जिसे आप खादर कहते हैं, और एक होता है पुरानी जलोढ़ जिसे आप बांगर कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक मिट्टी बेटा, तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में तो पहाड़ी ढलान है नहीं, राजस्थान में पाया जगह पश्चिमी घाट है बेटा, और पश्चिमी घाट बेटा ज्वालामुखी से निर्मित है। तो जो ज्वालामुखी से निर्मित होगा वहां मिट्टी कैसी पाई जाएगी? वहां मिट्टी पाई जाएगी कैसी? काली। तो काली मिट्टी को बेटा एक नाम से और जानते हैं, किसके? कपासी मिट्टी के नाम से। तो काली मिट्टी कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। कपास के खेती के लिए उपयोगी होता है काली मिट्टी, किसके लिए? कपास की खेती के लिए उपयोगी होता है, तो इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये सब कहाँ पाया जाएगा? केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाएगा काली मिट्टी? पाया जाएगा कहाँ मित्र? केरल में। याद रख लेना, केरल में पाया जाएगा। आप अगर उत्तरी पूर्वी राज्य देखोगे, असम वगैरह, तो यहाँ भी आपको लेटराइट मिट्टी कुछ ना कुछ मात्रा में मिलेंगे। आगे देखिए, कह रहा बादल के फटने से अभिप्राय क्या है? तूफान के साथ असाधारण से बारिश होना, यही बादल का क्या है दोस्त? फटना है। बेत्र कृत्रिम वर्षा याद रखने है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा के लिए क्या होता है? सहायक। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका इंपॉर्टेंट कर रहे हैं दोस्त, ग्रामीण आजीविका ये शुरू किया है किसने? छत्तीसगढ़ में। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। बेटा छत्तीसगढ़ में अभी एक आंदोलन चल रहा है, किस बात को लेकर? पारसनाथ हिल्स को लेकर। पारसनाथ हिल्स कहाँ पर है बेटा? ये छोटा नागपुर पठार का है। छोटा नागपुर पठार पर है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्यों आंदोलन हो रहा है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है ये। तो इसको क्या काम किया छत्तीसगढ़ सरकार ने? पर्यटन घोषित कर दिया है, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। अब जैन धर्म वाले कह रहे हैं लोग यहाँ पर आएंगे, शराब पिएंगे, पर्यटन करेंगे, लड़के लड़कियां घूमेंगे, ये मेरा कल्चर इससे नष्ट हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि उसको किया जाए। तो इसको लेकर अभी आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ में ही चल रहा है। हो सकता है आपके पेपर में पूछे कभी, ये क्या है? पारसनाथ हिल्स है। और ये भी पूछ सकता है कि किस जैन धर्म मंदिर को हाल ही में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है? याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के पारसनाथ हिल्स को, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा। कह रहा गेमसन्स नामक रासायनिक नामक किसके? गेमसन्स का रासायनिक नाम क्या है? ये वेंजिन हेक्सोक्लोराइड है, वेंजिन हेक्सोक्लोराइड। इसका सही नाम है दोस्त क्या? वेंजिन हेक्सोक्लोराइड है। ठीक है, आगे सब क्लास थोड़ा लंबा ना हो जाए। गन्ने की लाल सड़न, बेटा आपको याद रखना कि गन्ना एक व्यापारिक फसल है, या फिर दोस्त एक नगदी फसल है, या फिर अगर कभी सवाल पूछे आपसे तो मौसम में किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। और गन्ने में जो गन्ने में लग जाता है क्या? कीड़ा, ये गन्ने की रोग है जिसका नाम है केलोट्राइबन फेलेक्टम। जो गन्ने में ऐसे, जो गन्ने के बीच में आपको रेड कलर का जो ऐसे दिखाई देता है, यही है वो रेडिकुलेटम। ठीक है, आगे साहब कह रहा उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब पानी से होकर कांच में जाता है। जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाएगा बेटा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना संभव नहीं है। ये जब हम लोग प्रकाश का परिकिरण पढ़ेंगे फिजिक्स में, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा या कोई दूसरा टीचर आकर फिजिक्स आपको पढ़ाएगा, मैं आपको लगभग 9 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। साइंस के शायद बायोलॉजी वाला पोर्शन में पढ़ाऊँ, और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको कोई दूसरा टीचर आएगा जो पढ़ाएगा। बाकी लगभग 9 सब्जेक्ट वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आगे देखिए, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? बेटा याद रखना, अगर कहे इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र तो ये किया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले ने किया है। लेकिन दोस्त कहीं कहे केवल इकोलॉजी पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया है? तो वो अर्नस्ट हेकल ने किया है। अर्नस्ट हेकल ने किया है, ये किया है अर्नस्ट हेकल ने। लेकिन अगर कहीं सिस्टम लग जाएगा तो ये किया है एजी टांसले ने। याद कीजिए सेट नंबर 13 या 14 में था, सेट नंबर 12 या 13 में मित्र था ये,
जो इकोलॉजी पर आया था तो उस पर बहुत डिटेल में मैंने कराया था आपको, इस पर बहुत डिटेल में करा चुका था। ठीक है, आगे सवाल कह रहा वैट किस प्रकार का कर है। तो दोस्त वैट याद रखना, इसको कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। और वैल्यू एडिड टैक्स बेटा किस स्थान पर लाया गया था, तो ये सेल टैक्स के स्थान पर लाया गया था, बिक्री के कर पर। याद रखना सबसे पहले इसे लागू किसने किया है, हरियाणा ने। सबसे पहले हरियाणा ने लागू किया है, सबसे बाद में इसे किसने लागू किया है, यूपी ने लागू किया है। जितने चरण पर किसी सामान में बेटा वैल्यू ऐड होगा, जितना वैल्यू ऐड होगा उतने वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा, इससे वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। किस प्रकार का कर है दोस्त, तो याद रखना अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान देना, इसी वैट के कुछ रूप आपको और मिलेंगे, क्या, मोड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। दोस्त एक वैट और मिलेगा आपको, यस वैट, स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स। एक वैट आपको और मिलेगा, सैन वैट, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स भी आपको मिलेगा दोस्त। इसके अलावा दोस्त आपको कुछ चीजें और मिल सकती हैं। सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स के साथ दोस्त आपको क्या याद रखना है, आपको जीएसटी, ये भी अप्रत्यक्ष कर है दोस्त। कस्टम, कस्टम, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क ये भी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ये सबके सब कैसे कर है, अप्रत्यक्ष कर है। आपको याद रखना है ये सब कैसे कर है, अप्रत्यक्ष कर है। हाँ एक दोस्त और, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जिसे आप कहते हैं उत्पादन कर, उत्पादन कर भी दोस्त कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जितने अंतिम उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगता है वैट, सभी चरणों पर, जितने चरण में वैल्यू ऐड होगा उतने चरण में लगेगा क्या, वैल्यू एडिड टैक्स। आगे कह रहा राष्ट्रीय आय की कल्पना। याद कीजिए दोस्त, आपको पढ़ा चुका हूं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के जनक कौन है, साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स यही जनक हैं, यही जनक हैं राष्ट्रीय आय के। और इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की 3 विधियां दी हैं दोस्त, पढ़ा चुका हूं आपको, आय विध, उत्पादन विध, आय विध, उत्पादन विध, और कौन सा, व्यय, व्यय विध। आय विध, उत्पादन विध और व्यय विध। बेटा ये 3 विधियां दिया है इन्होंने, ये दोनों का प्रयोग भारत में होता है, इन दोनों प्रयोग का भारत में होता है। व्यय विध का प्रयोग भारत में संभव नहीं है क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, सभी व्यय का योग ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हाल ही में बीज विलक्षण टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसने किया है, तो ये दोस्त किया है किसने, झारखंड सरकार ने। हाल ही में किसने किया है, ये झारखंड सरकार ने इसका प्रयोग किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन का आयोजन इस बार कहां पर किया गया है मित्र, सन 2022 में कहां पर है, लिस्बन। लिस्बन किसकी राजधानी है, याद रख लेना, ये पुर्तगाल की राजधानी है। टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी है। बीजिंग दोस्त किसकी, चीन की। और दिल्ली बेटा किसकी, भारत की। और इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा सागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, महासागर का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, सन 2022 में पुर्तगाल। पुर्तगाल बेटा किस कॉन्टिनेंट में है, याद रख लेना, यूरोप में है। यहीं का बेटा कौन था, वास्को डिगामा, यहीं पर का कौन था, वास्को डिगामा, जो 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पर पहुंचा था, वास्को डिगामा। ठीक है, आगे सवाल दोस्त देखो, कह रहा डीपीडी का अर्थ क्या है। बेटा आपके हर सेट में, आपके जीडी में लगभग हर सेट में एक करंट का क्वेश्चन आए, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, और इसीलिए मैंने इसको रखा है डीपीडी है डेस्कटॉप फ्लेक्सिंग। डेस्कटॉप फ्लेक्सिंग डीपीडी का अर्थ है, डेस्कटॉप फ्लेक्सिंग डीपीडी का अर्थ होता है दोस्त। ठीक है, चलिए ये आज आपके लास्ट सवाल, कह रहा रैम का प्रयोग कंप्यूटर में 60 मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि बेटा यह परिवर्तनशील होता है। रैम परिवर्तन बेटा एक प्राइमरी मेमोरी है, ये एक बेटा प्राइमरी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, ये एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं, प्राइमरी मेमोरी है दोस्त, टेम्पररी मेमोरी है रैम। ठीक है, रैम, तो रैम का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि आप इसे परिवर्तनशील कर, डाटा इसमें फिक्स नहीं होता, डाटा आपका फिक्स नहीं हो जाता, जब डाटा फिक्स नहीं होता आप इसमें परिवर्तनशील संभव है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्त आज आपके 20 क्वेश्चन जो आज आपने कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन में। स्वास्थ्य के खराब होने के कारण शायद आपको क्लास अनजेटिक लगा हो, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, कल फिर से नई एनर्जी के साथ मिलते हैं, नए उद्देश्यों के साथ मिलते हैं, एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्त। लगे रहो मित्र, क्लास को शेयर करो दोस्त, शेयर करो। आप इतना करो कि आप 10 सेकंड के ऊपर जीवन का निकाल कर क्लास को क्या करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करो मित्र, उतना ज़्यादा मोटिवेशन, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर करने का प्रयास। तब तक दोस्त आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या काम कीजिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, और अपने भविष्य के लिए दोस्त आप खड़े रहें, लड़े रहें। ठीक है, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा।